जब भी आपका एग्ज़ाम होता है उससे एक दिन पहले आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, नर्वसनेस में होते हो कि पता नहीं कल एग्ज़ाम में जाके क्या होने वाला है। वो आपको एक लॉकर प्रोवाइड करेंगे और उस लॉकर में वो सब कुछ आप सेफ तरीके से रख सकते हो। इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो 100% कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि यार कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है इन हेडफोन्स में, ना तो आपके नोज के पास होना चाहिए ना ही आपके चिन के पास होना चाहिए। इट शुड बी एट 3 फिंगर डिस्टेंस टू योर लिप्स। मैं आपको कुछ चीट कोड्स देने वाली हूँ इस वीडियो में। हाय गाइस, आई एम ईशा एंड आई टीच IELTS and PT. We do provide online classes as well as face-to-face classes here in Blacktown, Sydney. But this video is going to be helpful as I'm going to provide you some last-minute tips and last-minute cheat codes that you should actually know before sitting for your PT exam. You know what, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है उससे एक दिन पहले आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, नर्वसनेस में होते हो कि पता नहीं कल एग्ज़ाम में जाके क्या होने वाला है। ये वीडियो आपको एक्चुअली में हेल्प करेगी ताकि मैं आपकी नर्वसनेस को ब्रेक कर पाऊँ और मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। मैं आपको कुछ चीट कोड्स देने वाली हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो 100% कॉन्फिडेंस के साथ। एग्ज़ाम में सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। बिना पासपोर्ट के दे वोंट अलाउ यू टू गिव योर एग्ज़ाम। दूसरी चीज़, आपके पास आपने चेक करना है कि जो भी आपके माई PT अकाउंट में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है वही सेम डिटेल्स एग्जैक्टली एज इट इज़ पासपोर्ट में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, अदरवाइज दे वोंट लेट यू सिट इन द एग्जाम अगैन। एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लाइक कोई भी नोटबुक, पेन, पेपर, आपकी वाटर बॉटल्स, वॉचेस और अगर कोई हैवी ज्वेलरी है वो अलाउड नहीं होते हैं। सो यू हैव टू रिमूव ऑल दैट। वो आपको एक लॉकर प्रोवाइड करेंगे और उस लॉकर में वो सब कुछ आप सेफ तरीके से रख सकते हैं। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होंगे, आपको एक सिस्टम दिया जाएगा और सिस्टम में वो आपको लॉग इन करके देंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क माई स्टूडेंट्स टू डू इज़ कि आप अपने हेडफोन्स को चेक करो। क्या आपके हेडफोन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं? आप हेडफोन्स को कैसे चेक कर सकते हैं? जब वो ऑडियो प्ले हो रही है उस ऑडियो में आपको आपकी आवाज़ दोबारा से डबल सुनाई दे रही है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि यार कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है इन हेडफोन्स में, यू जस्ट नीड टू रेज योर हैंड, कॉल योर एग्जामिनर एंड उनको स्ट्रिक्टली बोलो दैट प्लीज़ रिप्लेस, कि ये सिस्टम जो है वो सही नहीं है। अगर आप उनको डाउटफुल तरीके से बोलोगे कि शायद से ये नहीं चल रहा है, डेफिनेटली वो कहेंगे कि नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसी पे ही कर लो। अगर आप श्योर नहीं हो, से देम इन अ स्टबर्न वॉइस दैट नहीं, ये चीज़ नहीं सही है, आप हमें प्लीज सिस्टम जो है वो चेंज करके दो। दे आस्क यू टू सिट एट अ न्यू सिस्टम, दैट इज अ मच बेटर अप्रोच। आपकी माइक की पोजिशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका माइक शुड बी एट 3 फिंगर डिस्टेंस, ना तो आपके नोज के पास होना चाहिए ना ही आपके चिन के पास होना चाहिए। इट शुड बी एट 3 फिंगर डिस्टेंस टू योर लिप्स। ऑलवेज चेक योर मार्कर्स, आपके मार्कर्स प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। अगर आप अपने मार्कर की लिड को फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स लाइक 3-4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स के लिए भी अगर ओपन छोड़ते हो तो उसके बाद वो ड्राई आउट हो जाएगा और वो नहीं चलेगा। सो रिमेंबर कि उसको एक बार चेक कर लो दैट एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट, एंड यूज़ करने के बाद इमीडिएटली आपको उसकी कैप को क्लोज करके रखना है। पर्सनल इंट्रोडक्शन के साथ आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट बोलना होता है। आप अपना नाम, wherever you're studying, जो भी आप काम कर रहे हो या फिर जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, पर्पस ऑफ गिविंग दिस एग्जाम जो है वो बोल सकते हो। एंड इसके कोई मार्क्स नहीं होते, बट स्टिल आई हाईली रिकमेंड कि आप इसमें बोलें, बिकॉज आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट, इंटोनेशन जो है वो सॉफ्टवेयर जज करने की कोशिश करता होता है। अगर मुझे अपनी पर्सनल इंट्रोडक्शन देनी है तो मैं बोल सकती हूँ, हाई माई नेम इज़ ईशा, करंटली आई एम परस्यूइंग मास्टर्स ऑफ टीचिंग फ्रॉम चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम IELTS and PT trainer. In my free time I just love to cook some food for myself. I am giving this exam for immigration purposes. Thank you. Let's start with the speaking module. जैसे ही आपके रीड अलाउड स्टार्ट होंगे, of course बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन you have to keep this thing in mind कि आपको अपने टेस्ट के ऊपर 100% अटेंशन रखनी है। जैसे ही आपके एग्जाम में रीड अलाउड स्टार्ट होंगे, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है दैट जस्ट बी कॉन्फिडेंट। अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस फील कर रहे हो, say that to yourself that I am the best and I am going to do the best. एक बार आप अपने आप को ये चीज़ कहोगे, just go ahead। उसके बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों के हैंड्स शेक हो रहे होते हैं, लिप्स सूख जाते हैं या फिर लेग शेक हो रही होती है। डू नॉट वरी। जब मैंने भी पहली बार एग्जाम दिया था मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। दैट्स सो ट्रू, दैट हैपन्स। बट एक बार अपने आप को कहो दैट यू आर द बेस्ट एंड येस यू कैन डू इट। दूसरी चीज़, कभी भी अगर आपके एक रीड अलाउड, लेट्स अस्यूम 1 या 2 रीड अलाउड ख़राब हो गए या उसमें आधा आपने फंबल कर भी दिया, तो वो आपका पूरा एग्जाम का स्कोर अफेक्ट नहीं करेगा। एक सिंगल क्वेश्चन आपके पूरे एग्जाम के स्कोर को डिसाइड नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बिठा लेनी है। अक्सर जब हम जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं, हम उस फ्लो
में उस फ्लो में जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स का फर्स्ट रीड अलाउड ख़राब होता है, फिर आगे आगे धीरे 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 जाके वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। डू नॉट वरी, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज द की टू क्रैक योर रीड अलाउड्स, टू क्रैक योर अल्टीमेटली स्पीकिंग मॉड्यूल। रीड अलाउड क्वेश्चन में यू हैव टू मेक श्योर आप उसको सबमिट इमीडिएटली कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आंसर फिनिश हो गया लेकिन उसके बाद भी ऑडियो चलती जा रही है। इमीडिएटली क्लिक ऑन द बटन सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज आपकी बैकग्राउंड नॉइस की वजह से स्कोर इफेक्ट होगा। एग्जाम में अगर लग रहा है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है आसपास जो बहुत ज़्यादा लाउडली स्क्रीम कर रहा है, यू कैन एक्चुअली रेज योर हैंड, यू कैन लेट द इन्विजिलेटर नो। अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है यू कैन इग्नोर दैट, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा है दैट is going to affect your score as well, so you can raise your hand and complain to the invigilator. जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आपको फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर ही बोलना स्टार्ट करना है। इफ़ यू विल नॉट स्पीक इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स, सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चला जाएगा अगर आपकी साइलेंस डिटेक्ट होगी तो। रीड अलाउड के क्वेश्चन के अंदर आप अपना एक्सेंट बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू मेंटेन द सेम फ्लो। आवाज़ ऊपर नीचे, स्पीड ऊपर नीचे जो है वो नहीं जानी चाहिए, सेम फ्लो के अंदर ही आपको पूरे रीड अलाउड को रीड करना है। इसके अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने एक्सेंट को बार बार चेंज कर रहे हो। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा कि उनको कोई वर्ड नहीं आता तो वो उसको एक्सेंट में बोलने की कोशिश करते हैं कि शायद सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल ईजी रीड अलाउड के क्वेश्चंस आते हैं 2 to 3 लाइन्स मैक्स। अगर आपकी किस्मत खराब है तो थोड़े लॉन्ग भी आ सकते हैं, बट यूजुअली 2 to 3 लाइन्स की मैक्स रीड अलाउड्स आते हैं। उसमें सिंपल ईजी वर्ड्स होते हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए इशू होना चाहिए। वर्ड्स की क्लैरिटी पे ध्यान दो, इस तरीके से बोलो, थोड़ा मुंह खोल के बोलो ताकि सॉफ्टवेयर को आपका बोला हुआ हर वर्ड जो है वो समझ आना चाहिए। रिपीट सेंटेंसेस आपके एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अक्सर बच्चे कंटेंट के पीछे भागते हैं। लेकिन रिमेंबर, अगर आपने 50% भी सुना है, 50% को आप किस तरीके से एग्जाम में बोलने वाले हो, कितनी अच्छी आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन है, वो चीज़ मैटर करने वाली है। जितना सुना है उसको ढंग से बोलो, 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सेम फ्लो में बोलो, सेम स्पीड के साथ बोलो। आपकी आवाज़ ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए। आपको एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ, आई हैव हर्ड ऑफ दिस बिफोर। इस तरीके से आपको आंसर नहीं देना है, आपने बोलना है आई हैव हर्ड ऑफ दिस बिफोर। उसको एक फ्लो में बोलना है, पॉजेज उसके अंदर जो है वो नहीं आने चाहिए, तो सॉफ्टवेयर आपको बहुत अच्छा स्कोर देगा। रिपीट सेंटेंसेस के अंदर आपके पास शॉर्ट, मीडियम और लेंदी तीनों टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। शॉर्ट और मीडियम को पूरा कवर करने की कोशिश करो। जो लेंदी सेंटेंस है, मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको सारा बोल पाऊँ। मैं 50% ऑफ द कंटेंट को सुनती हूँ और 50% को फिलर लगा के, समथिंग लगा के जो है कवर कर देती हूँ। किसी भी आंसर को आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। रिपीट सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं सुनाई दिया तो उसके अंदर बोल दो यू विल हियर अ सेंटेंस, प्लीज रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हियर इट, एंड उसको क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सबमिट कर दो। रिपीट सेंटेंसेस के अंदर आपको एक्सेंट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने बोला कैन यू प्लीज़ पास मी द टेक्स्ट बुक ऑन दैट टेबल, तो आपको एग्जैक्टली ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी नॉर्मल टोन है, जो आपका नॉर्मल एक्सेंट है, उसमें भी आप उस चीज़ को बोल सकते हो। अगर रिपीट सेंटेंसेस में उसने कोई ऐसा वर्ड बोला जो आपको नहीं समझ आ रहा है या फिर आपको लगता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन तो डेफिनेटली मुझसे गलत होगी ही होगी, तो आप उस वर्ड को स्किप कर सकते हो या फिर उसकी जगह समथिंग का फिलर ऐड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली mispronouncing that word. Let's move to describe image. Describe image के अंदर जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अपने प्रिपरेशन टाइम के अंदर उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करो। जो भी मैक्सिमम है, मिनिमम है या फिर नॉर्मल इमेज में आप कौन सी मेन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ना तो आपको डिस्क्राइब इमेज में ज़्यादा फास्ट बोलना है और ना ही ज़्यादा स्लो बोलना है, भागना नहीं है और आराम से भी नहीं बोलना। 30 to 35 सेकेंड्स में आप अपने आंसर को फिनिश करने की कोशिश कर सकते हो। दैट इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल टाइम। देखो, डिस्क्राइब इमेज में सारी डिटेल्स को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको इंपॉर्टेंट या फिर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लगती है या जितना आप 30 से 35 सेकेंड्स में बोल सकते हो उसके हिसाब से बोलो। कुछ फ्रेजेस को उन्होंने ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है, जैसे कि आई कैन सी नहीं आप बोल सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करो एंड उसके हिसाब से जो भी इमेज में मैक्सिमम, मिनिमम, इक्वल इन्फॉर्मेशन नजर आती है उस ट्रेंड के हिसाब से आप उसे बोल सकते हो। डिस्क्राइब इमेज में अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है उस टाइम पे में भी आप अपना टेम्पलेट भूल गए हो, तो अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से जैसे उसको डिस्क्राइब, जो भी उसके बारे में बोलना चाहते हो वो बोलाओ। रुको ना, ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं बोला। दैट शुड नॉट हैपन। जितना समझ आ रहा है वहाँ पर वो बोल दो बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज रीटेल लेक्चर। स्ट्रिक्ट अपडेट है कि रीटेल लेक्चर में सिर्फ फ्रेजेस को पिक करोगे आप, कीवर्ड्स को पिक नहीं करना है। जस्ट इन केस आजकल जो ऑडियोज हैं वो काफ़ी शॉर्ट आ रही हैं, 40 सेकेंड्स की ऑडियो आ रही है, कोशिश करनी है मिनिमम 5 फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब होता है 4 से 5 एक साथ आने वाले वर्ड्स को आपने नोट डाउन किया हुआ है। कोशिश करो कि 5 फ्रेजेस आप पिक कर सकते हो, एंड टेम्पलेट के अंदर भी 5 to 6 लाइन्स ही होती हैं यूजली, एंड वो सारे उसमें आप फिट इन कर सकते हो। अगर आपसे इतने फ्रेजेस नहीं उठाए जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, अगर सपोज 3 फ्रेजेस पिक करें तो उनको बार बार रिपीट कर सकते हो। दैट इज लाइक द लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ। अक्सर मैं अपनी क्लासेस में टीच करती हूँ कि आप 8 to 10 फ्रेजेस उठाने की कोशिश करो, एंड स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिस विद गाइडेंस इतने फ्रेजेस पिक कर लेते हैं, लेकिन नहीं अगर हुए हैं तो उसको रिपीट करते रहो। ऐसी हैंड राइटिंग ना लिखो कि अपनी ही हैंड राइटिंग समझ ना आ रही हो। अगर आपके पास एग्जाम स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा टाइम था तो शायद आपने रीटेल लेक्चर का टेम्पलेट नोट डाउन अगर कर लिया है तो उसके आगे ही, इधर टेम्पलेट है और इसके आगे ही जो फ्रेजेस है ना उनको लिखना स्टार्ट कर लो, ताकि डायरेक्टली उसके अंदर आप आंसर को फिट इन कर सकते। रीटेल लेक्चर में जो भी आप टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। आप बार बार नहीं बोल सकते द स्पीकर मैंशनड अबाउट, द स्पीकर मैंशनड अबाउट, द स्पीकर मैंशनड अबाउट। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है जिसके अंदर वर्ड्स में वेरिएशन आ रही है। स्पीकिंग के अंदर लास्ट क्वेश्चन, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। आंसर नहीं भी आता है रिलैक्स, अगर आता है तो पहले 3 सेकंड्स में आंसर करने की कोशिश करो, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स अस्यूम क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज़ द ऑर्गन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड फॉर द होल बॉडी, तो इसका आंसर हार्ट है। लेकिन अगर आपको हार्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन में से एक वर्ड उठा के ब्लड जो है वो बोल सकते हो। अब आप बोलोगे कि इसके तो 0 मार्क्स मिलेंगे, दैट्स फाइन। आपके ओवरऑल में फ्लुएंसी के मार्क्स और प्रोनाउंसिएशन मार्क्स काउंट होंगे। लिसनिंग में जो स्कोर है वो नहीं जाएगा, स्पीकिंग के अंदर आपको स्कोर मिल जाएगा। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस यूजुअली 8 बैंड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नहीं भी हुआ या नहीं भी समझ आए तो इतनी ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी की पूरी स्पीकिंग के अंदर दोबारा से बता देती हूँ, जस्ट रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, डू नॉट फंबल। कॉन्फिडेंस इज द की। जो बोल रहे हो क्लैरिटी के साथ बोलो, आवाज़ में फंबल होने की या कांपने जैसी आवाज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए। ट्रस्ट मी, 90 आउट ऑफ 90 भी आ सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद अपनी एग्ज़ाम में बहुत गलतियां करके आती हूँ स्पीकिंग में, स्टिल मैं 90 आउट ऑफ 90 जो है वो क्रैक कर पाती हूँ। आपका पीटी का एग्ज़ाम आपसे 100% परफेक्शन नहीं मांगता है। 90% परफेक्शन के साथ भी आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। लेट्स गो टू द राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग में आपके पास समराइज रिटन टेक्स्ट आएगा। पूरे एग्जाम का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन, आराम से रिलैक्स होके पेपर में अटैम्प्ट करना है। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आया उसके अंदर से आपने इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को चूज़ कर लेना। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को उसके बाद कनेक्टर की लिंकेज के साथ आपने अपने आंसर को टाइप कर देना है। पूरे 10 मिनट्स मिलेंगे, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। कोई ग्रामर की मिस्टेक, स्पेलिंग एरर्स, टाइपिंग एरर्स, स्पेसिंग एरर्स वो नहीं होने चाहिए। प्रूफ रीड करने के लिए एक बार उसको पहले फॉरवर्ड रीड करो, सारा उसको वर्ड टू वर्ड लिटरली उसको मैच करो, एंड देन उसको बैकवर्ड रीड करो। बैकवर्ड से हमें ज़्यादा गलतियां पता चलती हैं। जब हम उसको बैकवर्ड रीड करते हैं हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और अगर हम अनकंफर्टेबल हैं ऑफ कोर्स हमें अपनी गलतियां जो हैं वो ज़्यादा रियलाइज होंगी। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर पॉइंट आ रहा है या फिर डेसिमल आ रहा है वो हम नहीं लिखेंगे। जैसे कि अगर लिखा हुआ है U.S.A, लिखा हुआ है 8.16 मिलियन, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हमने नहीं लेने हैं। वाइजली सेंटेंसेस को चूज़ करें। इंडिपेंडेंट सेंटेंस जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस आपको समराइज रिटन टेक्स्ट में लेने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजिली फुल मार्क्स ले सकते हो रिलैक्स होके करोगे तो। समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर वर्ड लिमिट 5 to 75 वर्ड्स की होती है। मैं अक्सर कहती हूँ आप अराउंड 50 लिखो, इतना ज़्यादा अराउंड 75 जाने की ज़रूरत नहीं है। 50 to 60 वर्ड्स रेलेवेंट है, उतना लिख के आप फुल मार्क्स ले सकते हो समराइज रिटन टेक्स्ट में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, दैट इज़ एसे। एसे के अंदर हमें कंप्लीट 20 मिनट्स मिलेंगे, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया उसको एक बार रीड करने के बाद टेम्पलेट को टाइप करना शुरू कर दो। अब जब आपने टेम्पलेट को टाइप करना शुरू कर दिया, फर्स्ट 10 मिनट में सिर्फ टेम्पलेट को टाइप करो। जब टेम्पलेट टाइप कर रहे हो आपके एग्जाम में, आपके दिमाग में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएंगे कि क्या मैं इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स डाल सकता हूँ या फिर नेगेटिव पॉइंट्स। 10 मिनट्स में पूरा टेम्पलेट टाइप हो जाता है। मेरे
बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, ईजिली आप कर लोगे। अगले 5 मिनट्स में उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स और कीवर्ड्स को ऐड करो, और नेक्स्ट 5 मिनट्स में उसको प्रूफ रीड करो। जो भी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं, जो भी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, उसको आप चेक करने की कोशिश कर सकते हो। यूटिलाइज करो एफिशिएंटली अपने 20 मिनट्स को, जल्दी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि अगर हमने ऐसे को खुद से सबमिट नहीं किया तो क्या वो सबमिट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, अगर वो ऑटो सबमिट भी होगा तो जितना आपने लिखा है आपको उस चीज़ के मार्क्स मिल जाएंगे। 200 to 300 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना होता है। मैं सजेस्ट करती हूँ ज़्यादा मत लिखें, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा ग्रामर की गलतियाँ भी होंगी। अराउंड 250 वर्ड्स, अगर रेलेवेंसी ऑफ द कंटेंट मैटर करती है, जो आपसे टॉपिक पूछा गया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटेंट लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 250 260 इट शुड बी कम्प्लीटली फाइन। प्रूफ रीड करते हुए अपनी ग्रामर, अपनी स्पेलिंग्स को ज़रूर चेक करें। फॉरवर्ड रीड कर लो, बैकवर्ड रीड कर लो, स्पेसिंग एरर्स देख लो, क्या चीज़ें कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, वो सारा कुछ आपको चेक करना है। अब हम रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर जाते हैं। रीडिंग के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आइडियली मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ दैट डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स, 2 या फिर मैक्सिमम 2.5 मिनट्स ऑन रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पेंड करना एक सॉर्ट ऑफ ब्लंडर या बेवकूफ़ी कह सकते हो आप। ओवरऑल आपको पूरे मॉड्यूल के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे टू मैनेज योर टाइम वेल। अगर आपने सपोज आपको एक रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में पहला ब्लैंक समझ नहीं आ रहा, थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है, तो रादर देन बीइंग स्टक, अड़ियल नहीं होना किसी भी क्वेश्चन पे कि इसको करके ही मैं आगे जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आप पहले नीचे वाले ब्लैंक्स कर सकते हो, देन आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का आइडिया होके फिर आप फर्स्ट ब्लैंक के ऊपर वापस जा सकते हो। मैं अपने एग्जाम में क्या करती हूँ, क्विकली पहले मैं चारों के चारों या 5 ब्लैंक्स जो भी हैं वो सारे सॉल्व करके मैं एक पैराग्राफ को क्विक रीड देती हूँ कि क्या मुझे इस पैराग्राफ की अब कोई सेंस बन रही है जब मैंने इसमें सारे आंसर्स को फिट इन कर दिया है। कहीं पे भी मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, देन आई ट्राई टू चेंज दैट आंसर। दूसरी चीज़, थोड़ी सी ग्रामर को अप्लाई करने की कोशिश करो। जो ग्रामर वाले ब्लैंक्स होते हैं या कोलोकेशंस वाले ब्लैंक्स होते हैं वो हम ज़्यादा क्विकली कर सकते हैं, वो हम 1.5 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्टेक्स्ट हैं उसमें हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना। एग्जाम हमेशा मॉडरेशन से सेट होता है। अगर एक क्वेश्चन मुश्किल है तो अगले वाला आसान भी आएगा। अगर टोटल 4 to 5 ब्लैंक्स आ रहे हैं, 2 ईजी होंगे, 2 मॉडरेट होंगे और एक क्लियरली डिफिकल्ट होगा उसके अंदर से, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेने की कितना ही मुश्किल पेपर आ गया कि अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, राइट। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो रीडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप बी या फिर सी, मैं हमेशा क्लास में यही बोलती हूँ कि सिर्फ बी या फिर सी दोनों में से कोई भी एक चूज़ करके आप वो आंसर मार्क कर सकते हो। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, टेक्निकली ये कहना चाहती हूँ। इसके बाद बात करते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ की। 8 पैंस के लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई सारा करेक्ट करने की कोशिश करो अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कोशिश करो कि 1 या फिर 2 आउट ऑफ 3 आप लेके आ रहे हो, मतलब 2 पेयर्स जो हैं वो सही होने चाहिए, कोशिश कर सकते हो। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, नॉट मोर देन 2 मिनट्स फॉर श्योर ऑन रीऑर्डर पैराग्राफ। इसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की। दे आर गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अगर ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है उस ब्लैंक के बारे में तो आगे वाले पहले कर सकते हो। ऑलवेज गो विद योर फर्स्ट इंट्यूशन। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमने पहले मैम ये सोचा था फिर ये लगा दिया, लेकिन उसको चेंज करके कुछ और ऑप्शन में लगाया, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। ऑलवेज गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। जो आपका दिमाग पहली बार कह रहा है कि ये सही हो सकता है उसको कर दो। डू नॉट ओवर थिंक। ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने मार्क्स जो है वो लूज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी रीडिंग के लिए। डू नॉट पैनिक, डू नॉट ओवर थिंक, ठीक है। जो पहली बार में लग रहा है आप उसको मार्क कर सकते हो। एंड रीडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल एंड रीडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल, इसको अगर आप स्किप करना चाहते हो या फिर आप सिर्फ एक रैंडम आंसर मार्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। ज़्यादा स्कोरिंग, ज़्यादा मार्क्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन से। लेट्स मूव टू द लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जो आपको आपकी लिसनिंग और राइटिंग दोनों में स्कोर देने वाला है। इसकी वर्ड लिमिट 50 to 70 वर्ड्स होती है, लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप 65 प्लस लिखें। 62 63 भी लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन 65 प्लस लेस देन 70 मेरी रिकमेंडेशन है। एक ऐसा टेम्पलेट यूज़ करो जिसके अंदर सारे क्राइटेरियाज जो है वो फुलफिल होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कॉन्टेंट रेलेवेंट होना चाहिए। मिनिमम 10 कीवर्ड्स, लेकिन अगर अच्छा कॉन्टेंट, अच्छा स्कोर लेना चाहते हो तो 15 to 18 कीवर्ड्स भी उठा सकते हो। प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो इतना कंटेंट उठाया जाएगा। अगर काफ़ी शॉर्ट ऑडियो आ गई और इतने वर्ड्स नहीं मिले तो वर्ड्स को रिपीट कर सकते हो, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल। अगर किसी वर्ड के लिए श्योर नहीं हो, उसके स्पेलिंग्स के बारे में श्योर नहीं हो, तो इस तरीके के वर्ड को मत लिखो। वही चीज़ लिखो जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं।
पूरे आंसर को टाइप करने के बाद उसको रीचेक करो, एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में। किसी भी तरीके का स्पेसिंग एरर, स्पेलिंग एरर, ग्रामर के एरर्स, टाइपिंग एरर जो है उसको अवॉइड करने की आप कोशिश कर सकते हैं। कंप्लीटली आपने अपने 10 मिनट्स को यूटिलाइज करने। अगर जल्दी खत्म हो भी गया दैट्स फाइन, जस्ट कीप ऑन स्टेयरिंग एट योर स्क्रीन, कीप ऑन लुकिंग एट योर स्क्रीन। उसको बार बार देखते रहो, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सी गलती आपने रह गई हो या कौन सी गलती आपको दोबारा से मिल सकती है। सेक्शन 2 ऑफ लिसनिंग के अंदर आपको पूरा सेक्शन का टाइमर मिलने वाला है, जो अप्रॉक्सीमेटली 22 से 28 मिनट्स तक चलता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे आके बताया कि उनका पूरा सेक्शन का टाइमर सिर्फ 17 मिनट्स का भी था। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको बताती हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल आपको आएंगे, आपने ऑडियो को सुनना है। ऑडियो को सुनते सुनते ही अगर आपको अपना आंसर पता चल रहा है कि शायद ये इसका आंसर हो सकता है, उसको मार्क कर दो। जैसे ही ऑडियो फिनिश हुई है उसके बाद अगर आप उस क्वेश्चन पे बैठ के उसके बारे में सोच रहे हो कि यार ये लगाऊं या फिर ये मार्क करना चाहिए, दैट इज़ टोटली रॉन्ग अप्रोच। दैट मीन्स आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। क्विकली आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा वो होने वाले लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स को सुन रहे हो उसको पहले नोटबुक में नोट डाउन कर लो। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी स्ट्रांग नहीं है, वर्टिकल ऑर्डर में ऑर्डर नोट डाउन करने, जो भी मिस हो रहा है उसके आगे एक छोटा सा डैश लगा सकते हो। इसके बाद अगर आप ऑडियो सुन रहे हो ध्यान से सुनो, SESED कहीं पे भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो और भी अपलोड की हुई है लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, जहाँ पर आप आंसर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा के दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हाईलाइट करेक्ट समरी। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑडियो को सुनते सुनते ही अगर आपको आंसर पता चल रहा है तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट कोई भी रैंडम आंसर B या फिर C मार्क करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। बीप की आवाज एंड के अंदर आएगी। जैसे ही ऑडियो आप सुन रहे हो अगर आंसर पता चलता है मार्क इट, नहीं पता चलता है डू नॉट मार्क इट एंड जस्ट मार्क एनी रैंडम आंसर B या फिर C। अगेन आप मूव ऑन कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, दैट इज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में अपने कर्सर को ऑडियो के बिल्कुल साथ चला के रखना है आपको। जैसे ही वर्ड आपको इनकरेक्ट पता चलता है आपने उस वर्ड के ऊपर टैप कर देना है, उसी वर्ड को मार्क करें जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 3 to 4 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। 2 क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो यूजुअली फास्ट चलता होता है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन हो गया, राइट। आपको सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का ध्यान रखना है, जैसे कि क्रू और ब्रू। इसके बाद आपके पास लिसनिंग में लास्ट क्वेश्चन आएगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन। एग्जाम का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपको लिसनिंग एंड राइटिंग दोनों में स्कोर देगा। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे, कुछ बच्चों को सिर्फ 3 भी आते हैं। देखो जो भी आपके पास राइट फ्रॉम डिक्टेशन आ रहा है आप उसके अंदर डेफिनेटली एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो। आजकल वो ऑडियोज में कंफ्यूज करने के लिए ना आपको इस तरीके की ऑडियो आएगी, आई डू नॉट लाइक टू हैव दिस फूड। आपको लगेगा ओके सेंटेंस खत्म हो गया, आप उसको नोट डाउन करना शुरू कर दोगे, लेकिन एक्चुअली में सेंटेंस वहाँ पे खत्म नहीं होता है। वो बोलते हैं आई डू नॉट लाइक टू हैव दिस फूड हाउएवर आई एम ईटिंग इट टुडे। तो इस तरीके से तो बच्चा जो है वो उसको फर्स्ट वाले पार्ट को लिखने में इतने बिजी हो जाते हो आप लोग कि सेकंड वाला पार्ट रह जाता है। सो यू हैव टू बी अटेंटिव फॉर दैट एज वेल। आप इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल सकते हो, फिलर वर्ड्स भी डाल सकते हो अगर आपको लगता है, जैसे कि द, फॉर, टू, हैज, हैव, इज, एम, आर, ऑफ, बाय। इस तरीके के वर्ड्स आप एंड में डाल के फुल स्टॉप लगा सकते हो। कैपिटलाइजेशन का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कैपिटलाइजेशन के लिए कोई वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो दूंगी जिसके अंदर मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि इंग्लिश में कौन से वर्ड्स को आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर आपको किसी भी वर्ड को लेके कंफ्यूजन है, जैसे कि उसने इंक्रीज बोला है, इंक्रीजेस बोला है, इंक्रीज्ड बोला है, इंक्रीजिंग बोला है, आप तीनों चारों फॉर्म्स लिख सकते हो। अपने टाइम का ध्यान रखते रहो कि ऊपर टाइमर चल रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है हाइफनेटेड वर्ड्स को लेके, जैसे कि बेस्ट सेलर, आप कंफ्यूज हो कि मुझे बेस्ट सेलर एक साथ लिखना है या फिर हाइफन के साथ, दोनों ऑप्शंस के अंदर आप उसको टाइप कर सकते हो। इसके बाद नंबर्स, जैसे कि 20 है तो उसको वर्ड्स में आपको 20 लिखना है। कहीं पर भी अगर उसने शॉर्ट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शंस बोली हैं जैसे कि कांट, तो फिर आपको कांट ही लिखना है। कंफ्यूजन है तो कांट भी लिख दो और कैन नॉट जो है वो भी आप लिख सकते हैं।
आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। ये सारी टिप्स आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और एक और चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि पीटी जो है वो एक लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, ये एक फोकस टेस्ट भी है। अपनी स्क्रीन पर ध्यान दो, ये मत देखो कि आसपास के पड़ोसी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन से बच्चे ने क्या टेम्पलेट यूज़ किया है स्पीकिंग में। यूजली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाकियों की आवाज़ सुन के। अपनी स्क्रीन पर ध्यान दो, सिर्फ अपनी तरफ 100% अटेंशन और फोकस के साथ एग्ज़ाम दोगे तो आपका एग्ज़ाम वाकई में अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई मॉड्यूल आपको लग रहा है कि यार मैं अपना 100% नहीं दे पाया, दैट्स फाइन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी स्पीकिंग अच्छी नहीं हुई तो फिर उसकी वजह से मेरी राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग में भी कि चलो अब इसको तो मैंने करके क्या ही करना है क्योंकि अब तो मेरा एग्ज़ाम होगा ही नहीं। यू नेवर नो कब आपकी किस्मत आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पीटी में सारे के सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। आपको लग रहा है शायद आपने अच्छा नहीं किया पर सॉफ्टवेयर ने तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पिक किया, तो ऐसे भी केसेस होते हैं। पूरा एग्ज़ाम एंड तक आपने उसमें 100% अपनी एफर्ट्स देने हैं। यू नेवर नो कि कब गेम चेंज हो जाए। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस इज़ द की। अगर कोई चीज़, कोई टेम्पलेट आप भूल भी गए हो तो उस टाइम पर दिमाग में जो भी हिट होता है उसको बोल दो या फिर उसको लिखाओ, रादर देन आप किसी भी क्वेश्चन को एम्प्टी छोड़ कर आ रहे हो। I hope that this video was helpful for you. If you're looking forward to get any kind of assistance in the form of PT, IELTS or NAATI classes, I am here to help you. We have a team of expert trainers who have got 90 each in all the 4 modules, so you can trust us with all our tried and tested templates and strategies. I'm Isha signing off from today's video. Thank you.